अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हम्माद नईम है और मैं iWise एजुकेशन में एज अ बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी कि एसओपी के बारे में सवाल करते हैं। तो आज की वीडियो का मकसद आपको एसओपी का इंट्रोडक्शन करवाना है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या चीज़ है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जीटीई क्राइटेरिया यानी कि जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट क्राइटेरिया का एक पार्ट है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को अगर हम आम अल्फाज में समझें तो इससे मुराद ये है कि आपने वीज़ा ऑफिसर को तहरीरी तौर पर यह बात बयान करनी है कि आप वाकई जेन्युइन स्टूडेंट हैं और आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी की गर्ज से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और उसके बाद आपने अपनी होम कंट्री वापस आना है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के फर्स्ट पार्ट के अंदर आप इंट्रोडक्शन करवाएंगे। वो इंट्रोडक्शन आपका ज़ाती होगा, इसके अलावा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड उसके अंदर होगा, इसके अलावा आपकी फैमिली के बारे में कुछ सरसरी सी इंफॉर्मेशन होगी। याद रखिए ये सारी इंफॉर्मेशन वीज़ा फॉर्म फिल करते वक्त भी आप सबमिट कराते हैं, इसलिए इस पोर्शन को जो इंट्रोडक्शन वाला है इसको बहुत ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक आधा पैराग्राफ में आप समराइज कर सकते हैं। एसओपी के इस पार्ट के अंदर आपने अपने कोर्स और कॉलेज का इंट्रोडक्शन कराना है, जिसमें आपने ये बयान करना है कि आपने ये स्पेसिफिक कोर्स क्यों चूज़ किया और ये स्पेसिफिक कॉलेज या यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की। और ये इंट्रोडक्शन भी आपका समराइज फॉर्म में होगा, इसको भी बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। एसओपी के इस हिस्से के अंदर आपने इस बात का बयान करना है कि आपने ये कोर्स पाकिस्तान से क्यों नहीं पढ़ा और साथ साथ चंद जदीद ममालिक जिसमें यूरोप शामिल है, यूके शामिल है, कनाडा या यूएसए, आपने इन ममालिक से इस कोर्स का इंतखाब क्यों नहीं किया। याद रखिए कि बेतहाशा रीजंस इनकी हो सकती हैं, लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में वीज़ा फाइल किया जाता है तो हो सकता है कि आपकी रीजंस जो आपको लगती हैं वो किसी और के साथ मैच कर रही हों। तो इसमें इतने ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करना भी मुनासिब नहीं है। ये आपकी एसओपी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इस हिस्से के अंदर आपने अपनी प्रीवियस एजुकेशन से रेलिवेंसी का इजहार करना है कि जो कोर्स आपने चूज़ किया है उस कोर्स की रेलिवेंसी आपकी प्रीवियस एजुकेशन से क्या बनती है। याद रखें कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपनी रेलिवेंसी का ख्याल नहीं करते। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम के अंदर अगर आप इंटरमीडिएट के अंदर कंप्यूटर का कोर्स रखते हैं यानी कि आईसीएस करते हैं तो इसका वाज़ेह मकसद ये है कि आगे आप आईटी की फील्ड लेना चाह रहे हैं। इसी तरह अगर इंटरमीडिएट आप प्री मेडिकल करते हैं तो इसका वाज़ेह मकसद ये है कि आप आगे हेल्थ साइंसेज का कोई कोर्स लेना चाह रहे हैं। और इसी तरह अगर आप प्री इंजीनियरिंग करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप आगे जो अपनी नेक्स्ट स्टडी है वो इंजीनियरिंग से रेलिवेंट करना चाहते हैं। सेम गोज़ विद आईकॉम कि अगर आप आईकॉम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से रेलिवेंट अपनी आगे फील्ड लेना चाह रहे हैं। ये बात ज़रूर काबिल ज़िक्र है यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी या ऑस्ट्रेलियन एजुकेशनल सिस्टम आपके इंटरमीडिएट को ईयर 12 भी कंसिडर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात उनके जहन में ज़रूर मौजूद होती है कि अगर स्टूडेंट्स प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग या आई कॉम या आईसीएस करके आ रहा है तो ऑब्वियसली वो किस मकसद के लिए उसने ये एक्टिविटी की थी। अब यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करे कि प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग करके और आगे आईटी की फील्ड ले रहा है तो रेलिवेंसी ऑफ कोर्स बनाना मुश्किल है। तो आप अगर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं तो पहली बात इसका ध्यान करें और अगर की भी है तो उसकी प्रॉपर रेलिवेंसी क्रिएट करें और बनाएं और बताएं कि आप इस कोर्स को क्यों चूज कर रहे हैं और इस कोर्स की आपकी प्रीवियस एजुकेशन से क्या रेलिवेंसी है। बहुत ज़्यादा वीज़ाज रिफ्यूज़ होते हैं और बंदे ये सोचते रह जाते हैं कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हुआ, जबकि वो खुद इस चीज़ को देख नहीं रहे होते। इसके अंदर कंसल्टेंट की गलती भी हो सकती है और स्टूडेंट की भी। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे की अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बेहतर नहीं है तो वो किसी स्पेसिफिक कोर्स को ऑलरेडी चूज़ करके बैठा होता है, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से उसको एडमिशन नहीं मिल रहा इसलिए वो कोई भी कॉलेज या कोर्स ले लेता है। तो ये सारी चीज़ें आपके वीज़ा के ऊपर असर डाल सकती हैं, इसलिए इस चीज़ का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हम आपकी एसओपी के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ और वो है आपके फ्यूचर प्लान्स। ऑस्ट्रेलियन वीज़ा ऑफिसर ये रिक्वायर कर रहा है आपसे कि आपका इस कोर्स को पढ़ने का फ़ायदा क्या है
और ख़ास तौर पर इस कोर्स को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने का क्या फ़ायदा है। तो आपने अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्क्राइब करने हैं। फ्यूचर प्लान्स डिस्क्राइब करते वक्त आप 1, 2, 3 प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी की तरफ जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट आगे जॉब करना चाहता है तो प्लान ए के अंदर वो ये लिख सकता है कि मैं आगे जॉब करना चाहता हूँ। अब कौन सी रेलिवेंट फील्ड उसको उसके एरिया में जो उसका होम कंट्री है वहाँ पे मिलेगी, उसकी डिटेल रिसर्च की फॉर्म में प्रेजेंट करें। और ऑब्वियसली जो रिसर्च आप करेंगे उसका कोई ना कोई लिंक डालें और बताएं कि मैंने इस रिसर्च को यहाँ से किया। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर कोई बंदा मार्केटिंग की फील्ड में कोर्स करके आता है और वो कहता है कि मैं पाकिस्तान में मार्केटिंग की जॉब करना चाहता हूँ, तो फिर वो पाकिस्तान के अंदर मार्केटिंग की बड़ी बड़ी कंपनीज को तलाश करे, वहाँ पे मार्केटिंग ऑफिसर के तौर पर या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे या अपनी कोर्स से रेलिवेंट उसको जो भी जॉब नज़र आती है उसका लिंक कॉपी करके बताए कि मैं पाकिस्तान आके इस जॉब को करने का ख्वाहिशमंद हूँ। इसी तरह आप प्लान बी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप बिजनेस का कोर्स पढ़ के आए हैं तो आप बिजनेस मैनेजर के तौर पर प्लान ए में अपनी जॉब दे दें। आप प्लान बी के अंदर अपना कोई बिजनेस इंट्रोड्यूस करवा दें। आप बताएं कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं पाकिस्तान के अंदर, और इस पाकिस्तान के अंदर इस बिजनेस को करने के लिए मैं इस स्टडी को अब्रॉड से, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आ रहा हूं ताकि मैं इसको इम्प्लीमेंट करूं पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह आप लाजमी तौर पर अपने करीबी ममालिक में, ख़ास तौर पर गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर अपनी जॉब का जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि उनको इस बारे में आइडिया ज़रूर मौजूद है कि पाकिस्तान से बेशतर लोग फ़ॉरेन क्वालिफाइड होके, फ़ॉरेन एजुकेशन हासिल करके वो गल्फ़ के अंदर निकले, दुबई है, मस्कत है या इस तरह के इलाकों में, सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे जॉब के लिए जा सकते। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब मैंने ये जर्नल बता दी हैं, आप अपने अपने लिहाज से अपनी जॉब्स की सर्च करें और उनको वहाँ पे बताएं, या अपने बिजनेस के बारे में प्रॉपर प्रपोजल जो है ना वो पेश करके इस चीज़ को, इस पार्ट को स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। और जितना लंबाई में एलेबोरेट करके इस पार्ट को आप लिख सकते हैं वो आप लिखें, ताकि आपके फ्यूचर प्लान उनके सामने बिल्कुल वाजे हो जाएं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ये भी सवाल करते हैं कि एसओपी की लेंथ कितनी हो, आया वो बहुत लंबी हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में हो, या बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में हो। तो याद रखें, आपने अपनी बात पूरी पहुंचानी है। वो बात आपकी एक सफ़े में मुकम्मल होती है तो एक सफ़े की काफ़ी है, वो बात आपकी 10 सफ़ों में कवर होती है तो 10 सफ़ों की काफ़ी है। लेकिन इसको बिला वजह लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, फजूल की चीज़ें इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया, इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लंबा कराने की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा फॉर्म के अंदर आपने अपनी फैमिली की मुकम्मल डिटेल मेंशन कर दी है, इसको बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको जो एलेबोरेट करने की ज़रूरत है वो आपकी फैमिली टाइज़ हैं, आपके फाइनेंशियल्स हैं, और इसके अलावा आपकी रेलिवेंसी ऑफ कोर्स है, इसके अलावा आपके फ्यूचर प्लान्स हैं। इनको डिटेल में लिखें, बाकी सारी चीज़ें कॉमन हैं, उनको बस आप सरसरी सा जो जो आपको समझ आती है उसके मुताबिक लिख दें। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली डिटेल चीज़ का इम्पैक्ट आपके ऊपर बुरा पड़ेगा। जब उसमें बिला वजह की इधर उधर की चीज़ें आएंगी तो वो एक मसला क्रिएट करेगी। बहुत से लोग यहाँ पे एक और गलती करते हैं कि वो शेर व शायरी लिखना शुरू कर देते हैं एसओपी के अंदर। तो फिर ये बात याद रखिए कि एसओपी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज या स्किल्स का टेस्ट नहीं है। एसओपी में आपने अपनी बात का इजहार करना है, किसी किस्म का शेर या किसी अजीम शख्स की कोई वर्डिंग, ये सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आपने अपनी बात वीज़ा ऑफिसर तक पहुँचानी है। अच्छा, बाज़ लोग यहाँ पे ये भी गलती करते हैं कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट और बेगिंग वाले अंदाज में एसओपी लिखते हैं कि प्लीज़ वीज़ा दे दें, प्लीज़ ये एक्टिविटी। आपने अपने जो आपका मोरल है उसको डाउन नहीं करने देना, यहाँ पे डाउन होने नहीं देना। आपने अपनी बात उन तक पहुँचानी है, बाकी वीज़ा देना या ना देना उनकी जिम्मेदारी नहीं, उनकी मतलब लाजिम नहीं है उनके ऊपर। लेकिन आप अगर रिक्वेस्ट की फॉर्म में जाएंगे तो ये आपके ऊपर एक बैड इम्पैक्ट डालेगी। आखिर में आप अपनी एसओपी का कंक्लूजन लिख सकते हैं। एसओपी लिखते वक्त एक चीज़ का ख्याल करना है कि एक आपने डिटेल्ड एसओपी लिखनी है और एक आपने समराइज फॉर्म में एसओपी लिखनी है। समराइज फॉर्म की एसओपी आपकी 300 वर्ड्स की हो सकती है। वो 300 वर्ड्स वाली एसओपी आपने जब अपना फॉर्म फिल करेंगे इमिग्रेशन की वेबसाइट पे, जब आप अपना वीज़ा फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे जीटीई के जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपने उसको पेश करना है, और साथ आपने वहाँ पे मेंशन कर देना है कि मेरी डिटेल्ड एसओपी मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच है।
तो आप जब भी एसओपी बनाएं तो उसको दो हिस्सों में बनाएं, एक डिटेल्ड एसओपी बनाएं और उसके बाद एक समराइज एसओपी बनाएं। और समराइज एसओपी जैसे मैंने जिक्र किया कि उस खाने में पेश कर दें और साथ डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करते वक्त आप अपनी एसओपी जो डिटेल्ड है वो अटैच कर सकते हैं। इस हिस्से में हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो आपने अपनी एसओपी के अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं करनी। इनमें सबसे पहले नंबर पे जो बात आप जहन में रखें वो ये, जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, कि एसओपी आपके इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है। एसओपी सिर्फ आपकी इस बात का इजहार है कि आप वाकई जेन्युइन स्टूडेंट हैं और आपने अपनी इस बात को तहरीरी शक्ल में वीज़ा ऑफिसर के सामने प्रेजेंट करना है। इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फाज का चुनाव नहीं करना। जो आपकी लैंग्वेज है, जितनी आपकी कैपेबिलिटी और एबिलिटी है, उसको ही इस्तेमाल करें और जो आप लिख सकते हैं वो लिखें। नंबर 2, आपने एसओपी हमेशा खुद लिखनी है। हाँ, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, आप एजेंट से पॉइंट ले सकते हैं, आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाके एसओपी के अंदर डिस्कस किए जाने वाले पॉइंट्स का आइडिया ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें, बार बार मैं कह रहा हूँ, कोशिश करें कि आप इस एसओपी को खुद लिखें। जो चीज़ आप खुद लिख सकते हैं और जितने अच्छे तरीके से आप अपनी सेल्फ एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, कोई दूसरा बंदा आपके लिए ये एक्टिविटी नहीं करेगा। दूसरा बंदा जब भी कोई एक्टिविटी करेगा तो ऑब्वियसली वो कॉपी पेस्ट कर रहा होगा। तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अगर कोई चीज़ कहीं से कट पेस्ट की है, फॉर एग्जांपल आपने कोई लिंक कहीं से डाला है तो उसका प्रॉपर लिंक दें। अगर आपने किसी वेबसाइट से कोई चीज़ उठाई है और वहां से कॉपी पेस्ट किया है तो उसका लिंक लाजमी डालें ताकि प्लेजरिज्म के मसाइल आपको दरपेश ना आए। iWise एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में स्टूडेंट वीज़ा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप में से भी कोई ऑस्ट्रेलिया, यूके या यूरोप में स्टडी के पर्पज से जाना चाहता है तो आप हमारी वेबसाइट www.iwiseeducation.com या हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।